तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 76 से। इससे पहले जितना भी मैंने डिस्कस किया तो एक ओवरव्यू आपको आ गया होगा कि ये चैप्टर है क्या, किस बारे में बात करता है, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में प्री में क्वेश्चन जरूर आएंगे। जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं ध्यान से समझना सारे सारे सेक्शंस को, और जो जो अंडरलाइन में कराऊं उसको सर्कल जरूर करना, क्योंकि वही क्वेश्चंस आएंगे, उस जगह से क्वेश्चंस आएंगे। अब 76 कहता है, इसकी हेडिंग को रीड करो। कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को सर्कल कर लेना और बाउंड बाय लॉ को सर्कल कर लेना। इसके साथ अब आ जाओ 79। ये दो जगह आपको यहां पर मिल रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्ड। 79 को रीड करो। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यहां भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिल रहा है, ऊपर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल 76 79 के ऊपर मिक्स करके आ जाएगा, पूछेगा कौन से सेक्शंस में कवर्ड होगा। ध्यान से समझना इसको। 76 में भी लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 79 में भी लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 76 में लिखा हुआ है बाउंड बाय लॉ, 79 में लिखा हुआ है जस्टिफाइड बाय लॉ। दिस इज द डिफरेंस। दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की जा रही है, दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की जा रही है, लेकिन 76 में लीगल कंपल्सन है। वर्ड क्या है 76 में? बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या है? लीगल कंपल्सन है, कानूनी रूप से आप बाध्य हैं इस काम को करने के लिए। ये हुआ बाउंड बाय लॉ का मतलब। और 79 कहती है जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो आपने किया है ये कानून सम्मत है, जो आपने किया है वो कानून सम्मत है, ऐसा आपको लगता है। यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ। तो दोनों में ही कह रहा है कि एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड ऑन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, और यहां पर कह रहा है बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये 76 और 79 का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इस डिफरेंस के ऊपर अराइज होगा। इसलिए मैंने ये 76 डिस्कस करने से पहले ये पॉइंट आपको नोट करा दिया मैंने कि 76 में लीगल कंपल्सन है और 79 में लीगल कंपल्सन नहीं है, लीगल जस्टिफिकेशन है। 79 में क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ लिखा हुआ है, मतलब लीगल जस्टिफिकेशन है। एक लेडी, उसका हस्बैंड काफी दिनों से नहीं मिल रहा है और उसने उसके बारे में जितनी इंक्वायरीज करनी थी वो कर ली, उसके बाद भी वो अपने हस्बैंड उसका नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद वो शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उसका हस्बैंड आ जाता है और उसके ऊपर बाइगेमी का चार्ज लग जाता है, बाइगेमी के लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो ये लीगल कंपल्सन वाले में कवर्ड होगा या लीगल जस्टिफिकेशन वाले में होगा, बताओ? सर 79 जस्टिफिकेशन। ये लीगल जस्टिफिकेशन होगा, क्योंकि कोई बाउंड बाय लॉ तो नहीं है वो शादी करने के लिए। यहाँ पर कोई लीगल कोई आदेश तो नहीं है कि कानूनी रूप से वो बाध्य है, उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये लीगल जस्टिफिकेशन में यहाँ पर उसको कवर्ड हो जाएगा। ये यहाँ पर जस्टिफाइड बाय लॉ बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ये इसको लगता है कि हाँ नेचुरली वो नहीं मिल रहा है। एक प्रिजम्पशन है, एविडेंस एक्ट में भी प्रिजम्पशन है, 107 आप पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। 7 साल तक नहीं पता लगा तो ये मानेंगे कि उसकी डेथ हो चुकी है, और अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो वो सेकेंड मैरिज कर सकती है। अब यहाँ पर उसको बाइगेमी के लिए अगर मान लो उस लेडी को दो शादी करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, तो वो कोर्ट में अपना डिफेंस लेगी, 79 के अंडर डिफेंस लेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। वो ये प्रूव करेगी कि हाँ मैंने प्रॉपर इंक्वायरी की थी, मैंने सारी कोशिशें की थी, मुझे पता लगा था, मैंने कंसील करके ये मैरिज नहीं की है सेकेंड, मैंने सबको बता करके की है। इससे ये पता लगता है कि मेरा कोई इंटेंशन बुरा नहीं था, मैंने जानबूझकर दूसरी शादी में मैं नहीं गई हूं, नहीं तो मैं छिपाती इसको। तो ये जो प्रोटेक्शन उसको 79 से मिल जाएगा। अब 76 में जो मैं कह रहा हूं लीगल बाउंड बाय लॉ, लीगल कंपल्सन, ये कहने का मतलब है मान लो एक पुलिस वाला है, ये जो इलस्ट्रेशन है बहुत ध्यान से सुनना, यही इलस्ट्रेशन एग्जाम में आएंगे, एज इट इज आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एज आएंगे इलस्ट्रेशंस। एक अगर पुलिस का बंदा है, एक कांस्टेबल है,
और ऊपर से डीसीपी ने कहा फायर, और उसने फायर करना शुरू कर दिया और 20-25 लोग मर गए, तो यहां पर ये 76 में कवर्ड होगा या 79 में? 76 76 में कवर्ड होगा। लीगल कंपल्सन है ये, कानूनी रूप से बाध्यता है ना, ही इज बाउंड बाय लॉ। वो जो पुलिस वाला है वो बाउंड बाय लॉ है कि वो अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात मानेगा, उसकी बात मानकर जो वो कहेगा उसके आदेश का पालन करेगा। अगर बिना उसके कहे उसने गोली चला दी है तो फिर तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके कहने पर उसने गोली चलाई और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसको यहाँ पर ये जो जनरल एक्सेप्शन का पहला सेक्शन, सेक्शन 76 है, उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये अंतर है 76 और 79 में। दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की जा रही है, लेकिन किन परिस्थितियों में? अब इसको रीड करो, 76 को क्या कहती है। नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact, ये mistake of fact को वर्ड को सर्कल कर लेना और बिल्कुल याद रखना, and not by a reason of a mistake of law। पहले ही बता दिया था मैंने अपने डिस्कशन के स्टार्ट में ही, ignorance of law is no excuse। आप अगर ऐसा कहते हैं कि कानून का ज्ञान नहीं है तो माफी नहीं मिलेगी आपको उस कंट्री के, यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, तो कंफ्यूज मत होना, नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, बिल्कुल मान लो यूनिवर्सल रूल है। एग्जाम में कोई ऑप्शंस में आ जाएगा आपको, आप कंफ्यूज मत होना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय अ रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, इन गुड फेथ। गुड फेथ कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? आईपीसी के सेक्शन 52, याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार। सेक्शन 52 गुड फेथ में आपने किया है, आपका कोई ऐसा आशय नहीं है कि आप 150 लोगों को मारना चाहते हैं, आपने जो ऑर्डर था उसका पालन किया, यू आर बाउंड बाय लॉ। आप कानून से आप मना नहीं कर सकते हैं। अगर भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाती है और भारत सरकार का आदेश होता है कि इस टुकड़ी को फ्रंट स्पेस पर जाना होगा, तो उसको जाना होगा, वहां पर वो बाउंड बाय लॉ है। वो भागकर घर नहीं आ जाएगा कि मुझे नहीं लड़नी क्योंकि मैं नॉन वायलेंस का पुजारी हूं, मैं किसी को गोली नहीं मार सकता, ऐसा नहीं होगा। ही इज बाउंड बाय लॉ, उसको जाना होगा। लेकिन अगर उसमें कोई एक्ट होता है, इसमें कह रहा है ना, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, ये बाउंड बाय लॉ को मिस्टेक ऑफ लॉ मत समझना। बाउंड बाय लॉ जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इसको मिस्टेक ऑफ लॉ मत समझना, ये यहाँ बाउंड ऑफ लॉ लिखा हुआ है। तो बस दो ही बातें आपको याद रखनी है 76 के लिए। पहली बात मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरी बात बाउंड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से और बाउंड बाय लॉ, और तो ये कोई अपराध नहीं होगा। जैसे इसमें कहता है ना, अ सोल्जर fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, A has committed no offense। राइट, गुड फेथ में काम कर रहा है, लॉ के द्वारा बाउंड है, ऑफेंस नहीं होगा। कह रहा है ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई। अब देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया ना उसको। एक पुलिस ऑफिसर को कहा गया, वो अरेस्ट वारंट लेकर चला अरेस्ट करने के लिए, उसको अरेस्ट करना था एक्स को, उसने वाई को ही एक्स समझ लिया और वो वाई को अरेस्ट करके ले आया। अरेस्ट किसको करना था? एक्स को। अरेस्ट किसको कर लिया? वाई को। वाई को अरेस्ट नहीं करना था, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया ना, गलती हो गई उससे। उसको अरेस्ट करना चाहिए था किसी और को, लेकिन अरेस्ट कर लिया उसने किसी और को। लेकिन वो बाउंड बाय लॉ है, उसके पास अरेस्ट वारंट है, वो उसको एग्जीक्यूट कराने गया है, वो उसको अरेस्ट करने के लिए बाउंड है, वहां पर उसको वो लॉ से उसको अधिकार मिला हुआ है। तो कहता है ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अगर वो किसी गलत बंदे को भी उठा कर ले आया है तो कहते हैं कि ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, उसने अपराध नहीं किया है, उसको यहाँ पर ये छूट मिल गई। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की फैक्ट था, लेकिन वो बाउंड बाय लॉ था उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी तरफ से गुड फेथ में काम किया। उसने अपनी तरफ से इंक्वायरी की, लोगों से पूछा कि कौन वाई है कौन एक्स है, लोगों ने बताया, उसके आधार पर ही उसने एक्ट करा। लेकिन
उसको वहां पर वो गुड फेथ में किया लेकिन फिर भी गलती लगी, फिर भी मिस्टेक हुआ, तो वहां पर उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, उसको उसके लिए कोई ऑफेंस नहीं होगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। राइट, ये था सेक्शन 76। अब 79 को देखो। 79 कहता है, तो मतलब 76 में आपने अंडरलाइन बोला था, वो मेरा जो है छूट गया है, बता दीजिए प्लीज बस दो कहाँ पे वर्ड को आप अंडरलाइन अंडरलाइन करना कर था। लीजिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को और बाउंड बाय लॉ को। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाउंड बाय लॉ, बस। सर एक सेकंड मैरिज वाला कंसेप्ट प्लीज दोबारा समझा दे। कौन सा, दोबारा बताइए क्या कह रही है? सर सेकंड मैरिज वाला सर। सेकंड इलस्ट्रेशन कह रही हैं? मैं ये कह रहा सेकंड था। मैरिज सर, सेकंड मैरिज। अच्छा सेकंड मैरिज, कोई नहीं, 79 पर आ रहे हैं, फिर समझा लेंगे। 79 ओके सर, ठीक है। ओके सर। अब 76 हो गया, ये समझ गए आप? 76 में ये बाउंड बाय लॉ था। अब 79 को देखो, ये दो ही सेक्शन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए, इसलिए आपको गलती ना लगे, इसलिए मैं 77 78 को भी छोड़ रहा हूं, इसके बाद डिस्कस करेंगे। 79 को अब रीड करो। कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड, ऊपर से अब कंपेयर करो 76 से। ऊपर कह रहा है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, बाउंड की जगह क्या लिखा हुआ है? जस्टिफाइड। बाउंड की जगह क्या लिखा हुआ है? जस्टिफाइड। और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऊपर भी देखो 76 में भी और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेम है ना? बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, वहां लिखा हुआ है बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। बस 76 और 79 में सारी बातें सेम लिखी हुई है ना, आप अपने बैरक में मिला लो, सिर्फ बाउंड और जस्टिफिकेशन का अंतर है वर्ड का। ऊपर लिखा हुआ है बाउंड बाय लॉ, नीचे लिखा हुआ है जस्टिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब है कि ऊपर वो कानून के रूप से कंपल्सन है, उसको कानूनी रूप से वो बाध्य है, और यहाँ पर जो है वो कह रहा है लीगल रूप से जस्टिफाइड है वो। अब इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जो आप कह रहे हैं कि दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जाम्पल ये था कि अगर मान लीजिए एक लेडी है, उस लेडी का हस्बैंड नहीं मिल रहा है, उसने जितनी अपनी तरफ से पुलिस में लॉज कराई, लोगों को कहा, रिश्तेदारों को कहा, उसने उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। नहीं मिला, थोड़े समय बाद उसने ये मानकर कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसने दूसरी शादी कर ली। उसने दूसरी शादी कर ली। अब उसकी दूसरी शादी करने के थोड़े दिनों के बाद ही जो उसका हस्बैंड था, जो फर्स्ट हस्बैंड था, जो नहीं मिल रहा था, वो वापस आ गया। अब वापस आ गया तो उसके ऊपर उसने अपनी वाइफ के ऊपर बाइगेमी का मुकदमा डाल दिया कि 494 में आईपीसी में इसने दो शादी की है, ये अपराध है। अब यहां पर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही बात 79 कहती है। तो 79 कहती है क्या हाँ उसको प्रोटेक्शन मिलेगी? क्यों मिलेगी? अब इसको देखो कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी उसको, यहाँ पर दूसरी शादी से 494 से उसको उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। अब इसको रीड करो। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ को सर्कल करना, और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, बिल्कुल हर जगह लिखा हुआ है ना, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, रख लेना बिल्कुल। ओनली बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फिर से इसको सर्कल कर ले, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ believes himself to be justified by law in doing it। तो यहां पर क्या है समझो, believes herself justified by law in doing it। वो लेडी क्या कर रही है? believes herself justified by law, उसको लगता है कि उसका हस्बैंड नहीं रहा, इसलिए वो दूसरी शादी कर रही है। उसको वो गुड फेथ में कर रही है, वो अपनी शादी कोई छिपा कर नहीं कर रही है, वो मैरिज कार्ड लगा बांट कर रही है, मैरिज वेन्यू में कर रही है, कोई कंसीलमेंट नहीं है, उसने प्रॉपर इंक्वायरी भी करा ली थी। अगर मान लीजिए एविडेंस एक्ट के हिसाब से चले कि वो 7 साल के बाद वापस आया, तो 7 साल में एक प्रिजम्पशन भी है कि अगर 7 साल तक अगर कोई नहीं मिला तो उसमें प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी है कि वो उसको मान वो कि उसकी डेथ को प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उसकी डेथ हो गई है। 7 साल तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है, जो आप डिटेल में एविडेंस एक्ट में 107 108 के प्रोविजन है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ को लेकर। तो यहां पर कहने का मतलब, आप यहां पर जो आप समझना है, वो कह रहा है लास्ट लाइन है ना, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। तो इन दिस केस दैट लेडी बिलीव्स हरसेल्फ justified by law in doing it।
वो अपने आप को मानती है कि वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है तो उसको दूसरी शादी करने का हक है। वो कानून से सम्मत है, वो कानून उसको जस्टिफाई करता है, लीगल जस्टिफिकेशन है, इसलिए उसने दूसरी शादी की। तो यहां पर दिस इज नॉट एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। 494 का मुकदमा उसके अगेंस्ट उसको 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 डिसमिस हो जाएगा, उसको एक्विटल हो जाएगी वहां पर, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, एक्विटल की नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी वो। उसको ऑफेंस यहाँ पर, अगर मान लो ट्रायल में उसने प्रोटेक्शन अगर लेना है तो वो क्या, उसको बाइडन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, उसके ऊपर है, वो प्रूव करेगी इस चीज को। 79 कहने का मतलब, ये तो मैं एग्जांपल आपको वैसे ही बताने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ये समझने के लिए आपको है कि जो जस्टिफाइड बाय लॉ, ये उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। ये केस है आर वर्सेस टॉल्सन का, वेरी फेमस केस, लैंडमार्क केस है, आप याद रखें, आर वर्सेस टॉल्सन, एग्जाम में भी आ सकता है। ये रिलेटेड है सेक्शन 79 से, जस्टिफाइड बाय लॉ से। तो इज इट क्लियर यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है 76 और 79 का? जो पूछ रहे थे रजनी, आप क्लियर है वो सेकंड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। अब इसकी इलस्ट्रेशन को देख लो। इसकी जो इलस्ट्रेशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलस्ट्रेशन, जैसा मैंने कहा आपसे ये इस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, कि जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं इनको 2 बार जरूर पढ़ना क्लास के बाद, क्योंकि ये सेम इलस्ट्रेशन एग्जाम में आ जाएगा आपको, और ये चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो, राइट। अब देखो इसमें ये कह रहा है, ये जो इलस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है, ये कहता है मैं किसी को देखता हूं गोली चलाते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को मार रहा है, ठीक है। कह रहा है हु व्हाट अपीयर्स ए टू बी अ मर्डर, मुझे ऐसा लगता है उसको देखते हुए कि वो किसी को मार रहा है, और इस वजह से मैं क्या करता हूं, इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्साइटेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल द पर्सन अप्रीहेंडिंग मर्डरर्स। नेचुरली कानून एक अधिकार देता है किसी को भी, किसी प्राइवेट पर्सन को भी, कि अगर कोई किसी की जान से कोई मारने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसको पकड़ लो, सीज कर लो। मैंने उसको पकड़ लिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेट बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज, कि उसको पुलिस वाले के पास ले जाएंगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, ये मर्डर कर रहा है किसी की, ये गोली चला रहा है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया उसको पकड़कर, क्योंकि कानून मुझे इसकी इजाजत देता है। यहां कह रहे हैं ना जस्टिफाइड बाय लॉ, आई एम जस्टिफाइड। सेक्शन 43 सीआरपीसी भी जब आप पढ़ते हैं तो 43 सीआरपीसी क्या कहती है, जो प्राइवेट पर्संस हैं उनको पुलिस को असिस्ट करना है, पर कहती है ना सीआरपीसी की सेक्शन 43 की पर्संस को असिस्ट करना है, हेल्प करना है उनको कानून का, लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करने में। तो ठीक है, हमें भी ये अधिकार था, हमने जस्टिफाइड थे, भले ही वो अपने प्राइवेट डिफेंस में हो सकता है उधर से कोई उसको गोली चला रहा हो, वो अपने आप को सेव करने के लिए कुछ ऐसा एक्ट कर रहा हो, लेकिन मैंने जो किया मैं जस्टिफाइड था कानून के द्वारा, कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करने की छूट मिलती है, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे जस्टिफाइड हूं मैं लॉ के द्वारा। तो यहां पर जो मैंने किया ये अपराध नहीं होगा, यही 79 का ये इलस्ट्रेशन कहता है, राइट। तो ये था आपका 76 और 79, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। दोनों के इलस्ट्रेशंस याद रखना। 76 याद रखने के लिए याद रखना कि पुलिस कांस्टेबल ने गोली चला दी बिना पुलिस के ऊपर एसपी के आदेश को मानते हुए, डीसीपी के आदेश को मानते हुए। और 79 में याद रख लेना, कोई भी एग्जाम्पल याद रख लेना, चाहे वो मैरिज वाला याद रख लेना या ये याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, सेक्शंस की कंफ्यूजन हो जाती है, आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको लगेगा कौन सा सेक्शन है। ये सेशन एंड होने वाला है, प्लीज ज्वाइन सेकंड सेशन, ज्वाइन सेकंड सेशन प्लीज। Wait for 1 minute, let others join.
क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आपके? अगर कोई डाउट है 76 और 79 से तो आप पूछ लो, और बाकी आपने क्या याद रखना है ये भी मैंने बता दिया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं कुछ समझने में, तो आप बताइए। सर आपने एक केस बताया था, एक बार वो भी बता दे फिर से। एक केस मैंने बताया था, आर वर्सेस टॉल्सन, या क्वीन वर्सेस टॉल्सन भी कहते हैं, आपको मिल जाएगा। आर वर्सेस टॉल्सन या क्वीन वर्सेस टॉल्सन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इस पॉइंट के ऊपर लिख लेना। यहाँ पर जो ज्यादा सेक्शंस, ज्यादा मैं आपको केसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो लैंडमार्क केसेस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं वही बताऊंगा, क्योंकि नेचुरली कई बार ज्यादा जैसे ओवर ईटिंग हो जाती है ना, वैसे ही कई बार ज्यादा पढ़ने के बाद पता लगा याद नहीं रहता है, फिर समस्या वो होती है। तो इतना जरूर पढ़ें कि आपको याद रह जाए, ठीक है? तो ये आर वर्सेस टॉल्सन की ये केस आ जाता है, ये तो ये याद रखना, सेक्शन 79 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक सेक्शन, एक और बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप नोट कर लो। अगर मेंस में आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग होती है आपकी, तो वहां पर आपको हेल्प करेगी, क्योंकि बाकी बातें तो आपने बैरेक्ट से समझ ली, इलस्ट्रेशन समझ लिया, क्या आपने याद रखना है वो समझ लिया। एक केस ये लिख लो, एक केस है पिचाई वर्सेस स्टेट, पिचाई वर्सेस स्टेट, PITCHAI वर्सेस स्टेट, 2004 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। ये कहती है सर ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? 79 से। 79। अभी 76 और 79 ही डिस्कस कर रहे हैं हम आगे अभी, ठीक है? सेक्शन 79 से ही रिलेटेड है। ये कहती है सेक्शन 79 कम्स इनटू प्ले only when there is real or a supposed legal justification for a person in doing the act complained of, and that the same was done with an intention of advancing the law to the best of his judgment exerted in good faith। इसको मैं बता दूं, ये कह रहा है कि सेक्शन 79 तभी, सेक्शन 79 के अंडर जस्टिफाइड बाय लॉ तभी समझा जाएगा। आप ये कहकर कि आप किसी को गोली चला दें और मार दें और बोले कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूं, ऐसा नहीं कर सकते। आप उतना ही फोर्स लगा सकते हैं जितनी की जरूरत है। आप इतना फोर्स नहीं लगा सकते हैं कि पता लगा आपने चोर को पकड़ने के लिए गोली मार दी, या उसको अगर उसको सीज करने के लिए गोली मार दी, क्योंकि आपको कोई डेंजर नहीं था कि आपके बॉडीली इंजरी होने वाली थी आपको, या आपको आपकी डेथ होने वाली थी। तो कहने का मतलब है कि जस्टिफाइड बाय लॉ को एक लिमिट, एक उसके ऊपर एक बैरिकेडिंग की गई है कि सेक्शन 79 में फिर तो आप कुछ भी कह देंगे कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि यही कह रहा है ना ये कि गुड फेथ में उसको ऐसा लगता है कि वो जस्टिफाइड है बाय लॉ के द्वारा। तो आप किसी भी चीज को डिफाइन कर देंगे कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो नहीं। ये तभी होगा कि रियल और सपोज्ड लीगल जस्टिफिकेशन, रियल और सपोज्ड लीगल जस्टिफिकेशन, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात में। फॉर अ पर्सन इन डूइंग द एक्ट कंप्लेंट ऑफ एंड सेम वाज डन विद एन इंटेंशन ऑफ एडवांसिंग द लॉ, इंटेंशन ऑफ एडवांसिंग द लॉ, कानून के, कानून सम्मत काम कर रहे हैं आप कानून का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, कानून को बनाए रखना चाहते हैं, कानून को, कानून के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही आप ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीजें प्रूव करनी होंगी। और गुड फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, गुड फेथ, ये वर्ड याद जरूर रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आंसर लिखते हो तो, और वो गुड फेथ में किया गया हो। ऐसा नहीं कि इस बहाने में किसी को मार दूं, मैं किसी के ऊपर गोली चला दूं, चलो भाई मैंने जानबूझ करके कि मुझे अरेस्ट करना है किसी को, मैंने अरेस्ट कर लिया किसी को 76 में, जैसे आपने पढ़ा। गुड फेथ होना जरूरी है 76 और 79 दोनों में ही। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, आपको ये लग रहा है कि वो गोली चलाकर किसी को मार रहा है, वो नहीं कर रहा था ऐसा, लेकिन यहाँ पर वो मिस्टेक हो सकता है, वो शूटिंग कर रहा हो, जैसे वो जैसे निशाना लगाते हैं ऐसा कर रहा हो, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये हो सकता है। लेकिन आप जस्टिफाइड बाय लॉ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली चला देंगे, ठीक है? आपने सीज किया, आपकी पावर है, आपने उसको अप्रीहेंड किया, आप उसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, पुलिस को सुपुर्द कर देंगे, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है? तो यही है कि जजमेंट एग्जर्टेड इन हिज गुड फेथ। और गुड फेथ क्या है, ये तो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, केस के ऊपर डिपेंड करता है, इसको कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं जिससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये था आपका सेक्शन 76 एंड 79, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में। सर पिचाई वर्सेस स्टेट ऑफ, स्टेट है बस, पिचाई वर्सेस स्टेट,
ये कौन सा स्टेट है? 2004 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो 77 और 78, ये दो जो बीच में बच गए। अब देखो 77 और 78 ये दोनों जज से रिलेटेड है। देखो कितना आसान है याद रखना, 76 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हो गया। ये 77 और 78 जो है ये दोनों जजेस के बारे में है, या कोई जज के डायरेक्शन पर काम कर रहा है कोई। अब मान लो जज को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जज को अगर मान लो जज गुड फेथ में अगर जज को लगता है कि इस कोर्ट की जुरिडिक्शन है और उस जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जज कोई केस की सुनवाई करते हैं, उसमें कन्विक्शन एक्विटल जो भी है वो करते हैं, या फिर कोई और जिस भी तरह का मैटर है उसमें सुनवाई करते हैं, और जज को ये लगता है कि हाँ वो गुड फेथ में है, उनको लगता है कि हाँ ये जुरिडिक्शन है यहाँ पर, तो वहां पर ऐसा कुछ भी जो जज के द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर ये कह रहा है 77 में मेनली कि जज के द्वारा इन डिस्चार्ज ऑफ ए जुडिशियल ड्यूटी, जज के द्वारा इन डिस्चार्ज ऑफ ए जुडिशियल ड्यूटी, जब वो एक्ट तब अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा। ये जनरल एक्सेप्शंस में यहाँ पर आ जाएगा, ये प्रोटेक्शन यहाँ पर, ये डिफेंस यहाँ पर मिलता है। 77 को रीड करो। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, लिखा हुआ है ना। स्टार्ट देखो, हर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, पहली बात यही कह रहे हैं, अपराध नहीं होगा। कब? विच इज डन बाय अ जज, जज वर्ड को सर्कल कर लेना। व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जुडिशियली को सर्कल कर लेना। जज और जुडिशियली ये दो बात याद रखना। इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, तो ये एनी पावर कहने का मतलब क्या है? एनी पावर कहने का मतलब ये नहीं कि जो घर वालों ने दिया है, जो घर में पत्नी ने कहा है वो वाला पावर नहीं। एनी पावर कहने का मतलब है जो कि लॉ ने, लॉ के द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं कि पिताजी ने कहा मेरे बदला लेने के लिए तू शूट कर दे जाकर, ये वाला नहीं होगा। जज साहब वहां प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उनको। जज साहब को प्रोटेक्शन वही मिलेगी जहां जो उनको लॉ के द्वारा जो यस, हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं सर? थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा था सर। ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है तो बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब है या सिर्फ आपको है जो जिनका कंप्लेंट है? नहीं हो रहा है सर डिस्टर्ब, प्रॉपर आ रहा है। ऑडियो ठीक होगी क्योंकि मेरा वाईफाई ठीक है यहाँ तो, क्योंकि मुझे भी पता लग जाता है अगर कोई डिस्टरबेंस होती है ना, हो सकता है आपके पार्ट पर कुछ डिस्टरबेंस होगी। एनीवेज जिनको भी डिस्टरबेंस होती है रिकॉर्डिंग आप सुन लेना दोबारा से, ठीक है। तो मैं कह रहा था इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज इन गुड फेथ, गुड फेथ यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि जज साहब को अनलिमिटेड प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि जज है तो आप कुछ भी कर देंगे, आप न्यायाधीश है, आप माय लॉर्ड है, ऐसा नहीं है। he believes to be, which in good faith he believes to be given to him by the law, लिखा हुआ है ना by the law। तो तीन बातें आपने याद रखनी है, जज, जुडिशियली एंड एक्टिंग इन गुड फेथ, given by he believes to be given by him by the law। ये by law वाला जो वर्ड है ना इसको सर्कल कर लेना, by law, जज, जुडिशियली, एनी जज, जुडिशियली, गुड फेथ एंड by law। ये इतने बातों को याद रखोगे आंसर लिख दोगे, इसमें कुछ नहीं है। 77 जज के बारे में बस ये। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? बताओ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? अरे सारे साइलेंट क्यों हो जा रहे हो? जज के ऊपर लाई करेगा। मैंने तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि इस चैप्टर को में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी के ऊपर लाई करेगा जो ये प्ली ले रहा है, जो जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको डिफेंस जो ले रहा है, जिसके लिए वो अपराध नहीं है, जिसने किया है उसी को प्रूव करना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ही है। सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अक्यूज्ड, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस का फायदा उसको ही चाहिए ना। वही तो कह रहे हैं ना कि मेरा माइंड गिल्टी नहीं था, एक्ट गलत हो गया, मिस्टेक हो गई फैक्ट की, ठीक है। तो ये जज, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं बार बता रहा हूं आपको, बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें जज के ऊपर होगा, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर होता है इन केसेस में, प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं होता है। Now come to section 78। 78 कहता है एक्ट डन pursuant to the judgment or order of the court। एक्ट डन pursuant to the judgment or order of the court।
इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, मार्जिन में लिख लेना एग्जाम्पल हैंगमैन का, जल्लाद का। मान लो फांसी की सजा सुना दी, जल्लाद ने उसको, हैंगमैन ने उसको हैंग कर दिया, हैंग टिल डेथ, तो क्या वो हैंगमैन उसके लिए मर्डर के लिए, मर्डर का उसको, उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबल होगा वो क्रिमिनली? आंसर इज नो। कहाँ प्रोटेक्शन, कहाँ उसके बारे में बात की जा रही है? यही 78 कह रहा है ये। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को परस्यू करते हुए उसको उसकी कंप्लायंस में, nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done while such judgment or order remains in force, is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। भले ही कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं हो, लेकिन जल्लाद को लगा कि नहीं जी जुरिडिक्शन वाले कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, मेरा तो काम है इसको एग्जीक्यूट करना, उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में हैंगमैन का, इसलिए लिख लेना हैंगमैन। ये कहां पर बात की गई है? सेक्शन 78 में बात की गई है हैंगमैन के बारे में, जल्लाद के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जरूर लिख लेना। ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। और या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम्पल जो कि जज, जो कोर्ट की जजमेंट के परसुएंस में की गई है, कोर्ट की जजमेंट, अगर मान लो कोर्ट की जजमेंट होती है कि भाई इसको सील कर लेना, इस प्रॉपर्टी को, जाकर सील कर दिया, जिसने सील किया उसका कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि उसने तो, वो तो कोर्ट तो उसको एक्ट कर रहा है। अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करना है उसको, अरेस्ट वारंट उसको लेकर जाना है, अरेस्ट करके लाना है, उसका कोई अपराध नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 77 और 78। तो 77 78 किससे रिलेटेड हो गया? जज से रिलेटेड हो गया। 76 79 आपका रिलेटेड हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। कोई डाउट 77 78 में तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बस ये जरूर याद रखना, व्हेन ही इज एक्टिंग जुडिशियली। ठीक है, तो यहाँ पर जज को भी इम्यूनिटी मिल गई है, और जो कोर्ट के ऑर्डर को जज के ऑर्डर को जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जो उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल गई है। दोनों को ही प्रोटेक्शन है इससे। नाउ कम टू सेक्शन 80। यहाँ तक ठीक है। अब देखो सेक्शन 80 क्या कहती है। सेक्शन 80 बात करती है एक्सीडेंट्स की। सेक्शन 80 बात करती है एक्सीडेंट्स की। आप अपने मेंटल रिवीजन में जब याद रखेंगे ना, तो आप कैसे याद रखना मैं बताता हूँ आपको। मैं ऐसे याद रखता हूँ, अगर आपको कोई और तरीका सूट करता है तो आप किसी और तरीके से याद रखना, लेकिन एग्जाम के लिए आपको याद रखने होंगे सेक्शंस, खास करके ये 3 4 5 सेक्शंस जो हैं। तो जैसे मैं याद रखता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि सेक्शन 76 के लिए मैं याद रखता हूँ इलस्ट्रेशंस, जो कांस्टेबल ने पुलिस ऑफिसर के डायरेक्शंस के ऊपर फायर किया, तो 76 में समझ लेता हूँ बाउंड बाय लॉ है। 77 जज है, और 78 में मैं हैंगमैन याद रखता हूँ। अगर जल्लाद को याद रखते हैं, नेचुरली वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा है। और 79 में वो बाइगेमी वाला एग्जाम्पल याद रखता हूँ। तो 76 77 78 और 79 मुझे याद रहता है, कि कंफ्यूज नहीं होता हूँ कि 76 में बाउंड बाय लॉ है या 79 में बाउंड बाय लॉ है। एग्जाम में यही कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है, ये आपको याद रखना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। आपका कोई और तरीका है तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं जो आपको सूट करता है। ये तो मैंने बस आपको एक बताया, लेकिन आपने याद रखना है सेक्शंस ये, राइट। नाउ कम टू सेक्शन 80। सेक्शन 80 बात करती है एक्सीडेंट की, लेकिन एक्सीडेंट की बात करती है। मान लो आप एक शादी में गए हो, आंसर करना, आंसर आपने करना है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। मान लो आप एक शादी में गए हो, वहां पर उस शादी में एक हीरो है उस मोहल्ले का, एक बड़ा अपने आप को, खुद को तथाकथित वहां का वो अपने आप को समझता है कि मैं बॉस हूं यहाँ का। वो क्या करता है, वो एक पिस्टल लाता है और वो गोली चलानी शुरू करता है। हवा फायरिंग, वो कहते हैं ना, हर्ष फायरिंग कहते हैं उसको, या फिर जो भी कहते हैं, वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। उसमें क्या होती है, एक गोली छिटक कर लग जाती है, किसी को लग जाती है। उसने मारना तो नहीं था, वो तो गोली चला रहा है, उसने तो वो हवाई फायरिंग कर रहा है, उसका उसको 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 एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है उस मैरिज फंक्शन में, या अपनी अपनी धाक जमाने के लिए कर रहा है, व्हाटएवर बी इज इंटेंशन, लेकिन उसका मारने का इंटेंशन तो नहीं है। तो क्या यहाँ पर जो ये 80 में एक्सीडेंट लिखा हुआ है, क्या इस एक्सीडेंट में उसकी गोली से, जो वो उस विवाह समारोह में चला रहा है, अगर किसी की मौत हो जाती है, तो क्या वो यहाँ पर सेक्शन 80 में प्ली लेगा कि मुझे यहाँ पर ये डिफेंस लेगा वो
कि मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो एक्सीडेंट है, मिलेगी उसको? बताइए। यस सर, ले सकता है डिफेंस, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि उसको इंटेंशन तो था नहीं सर मारने का। हाँ, आपको और तो सर जरूर वो मिलेगी फुटपेक नितेश, में क्योंकि आप नेता जी हैं ना, आपको सर मिलेगी जरूर, आपके सर पोस्ट नहीं पर मिलेगी। नेता सर जी। नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें सर एक बार शायद मेरे ख्याल से ये सावधानी भी लिखा हुआ है। सावधान, चलो और कोई रीजन? देखो पहली बात तो मैं बता दूं, ये यस वाले जितने हैं ना, ये यूपी के नेताजी जिन्होंने कहा कि हाँ जी मिलेगी पक्का, मैं गोली चलाऊंगा, इनको मैं बता दूं यस वाले गलत हैं आप, नहीं मिलेगी, आप जेल जाएंगे, मर्डर का चार्ज लगेगा आपके ऊपर। देखो इसमें सर सेक्शन ये हर्ष कहती फायरिंग है, तो वैसे भी लीगली बाउंडेड है, आप हर्ष फायरिंग नहीं कर देखिए सकते आपको मैं हैं। बता दूं, यहाँ पर आपको सेक्शन 80 में आपको प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब आपका एक्ट लॉफुल है, याद रखना, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल आपको याद आएगा एग्जाम में। एक्सीडेंट, प्रॉब्लम को समझना, जब प्रॉब्लम आपके सामने होगा तो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये लॉफुल नहीं है, दिस इज नॉट अ लॉफुल एक्ट, ये लॉफुल एक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है ये। अगर उसकी गोली से किसी की मौत हो जाती है तो आप लाइबल होंगे, आप जाएंगे जेल, आपको यहाँ सेक्शन 80 से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये सर प्रोटेक्शन। सर हाँ जी। सर वो ये गोली वाली बात से सर हमें वो वाला सीन याद आ गया सर, वो मिर्जापुर में वो मुन्ना भैया गोली चला रहे थे तो दूल्हे को लग जाती है, फिर उस पर केस चलता है। ठीक है ना, तो ये तीन बातें याद रखना सेक्शन 80 के लिए, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स, कभी नहीं भूलोगे सेक्शन 80 को। एक्सीडेंट तो है, प्रोटेक्शन भी, डिफेंस भी मिलेगा एक्सीडेंट का, अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आपको डिफेंस मिलेगा, यहाँ पर नथिंग इज एन ऑफेंस लिखा हुआ है, अपराध नहीं होगा, लेकिन कब? लॉफुल एक्ट, लॉफुल मीन्स और लॉफुल मैनर, ये तीनों ही वर्ड को बेयर एक्ट में सर्कल कर लेना, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स। अगर ऐसा है तो आपको सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, वो डिफेंस आप ले सकते हैं, वहां पर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काट रहा है, नीचे उसका बेटा खड़ा है, या कोई नहीं खड़ा है, कोई आ गया, मान लीजिए बेटा उसका बच्चा खेल रहा है, बच्चे कोई वहां पर आ गया। अब वो जब घर से निकला था तो उसने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी अच्छे तरीके से, उसने उसको ठोक पीट कर वो देख लिया था कि ये कुल्हाड़ी से, ये एक्स से इसका हैचेट नहीं खुलेगा, ये खुलकर बाहर नहीं आएगा किसी भी परिस्थिति में, वो बिल्कुल कंफर्म था वो। अब वहां पर लॉफुल मैनर है ना उसका, क्योंकि उसने लॉफुली वो अपने आप को, उसने सब कुछ देख लिया है उसका। किसी का म्यूट ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लें, किसका है? तो लॉफुल, अब वो क्या कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल लकड़ी काट सकता है मान लीजिए, या मान लीजिए घर में ही कई बार क्या होता है कि पशुओं को दाना देने के लिए, चारा देने के लिए भी कई चीजें काटते हैं, कई चीजें जो होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो चारा खिलाते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, तो वो उसको उसको वो काटते हैं, उसको भी काटते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में डालते हैं, उसको पुआल कहते हैं, या कुछ और भी कहते होंगे, जैसे अलग अलग जगहों पर और क्या, कुट्टी भी कहते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहते हैं, नाम से बुलाते होंगे। तो उसमें जो भी उसको कहते हैं, उसको वो काटते हैं, वो देखा होगा आपने, वो काटते हैं। तो अब अगर मान लो वो हिस्सा खुल के निकल कर गिर जाता है और कोई जो सामने खड़ा है उसको लग जाता है सिर में और वो उसकी डेथ हो जाती है, सेक्शन 80 में उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि एक्ट लॉफुल है, मैनर लॉफुल है, मींस लॉफुल है, तीनों ही लॉफुल हैं, तरीका भी सही है, जिस तरीके से किया जा रहा है वो भी सही है, और काम जो किया जा रहा है वो भी सही है, वो भी लॉफुल है, कानून के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है कि वो लीगली वो काम वो कर सकता है वो। तो यहां पर ये कहता है, क्योंकि अब ये लॉफुल एक्ट में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो वो वहां पर उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, वो डिफेंस मिल जाएगा। अब यहां पर दूसरी बात क्या आती है, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, गिल्टी माइंड नहीं है उसका कोई, वो ऐसा कुछ चाहता नहीं है कि उससे वो छूट जाए और जानबूझ करके उसने ढीला कर रखा है उसको
और कि वो छूटे और इस सामने वाले को लगे ये मेरे भाई से मेरी लड़ाई चल रही है जमीन की, इसको मार देता हूं आज इसी बहाने, बोलूंगा कि इसको काट रहा था, लग गई इसको सिर में और ये मर गया। ये नहीं, माइंड भी गिल्टी नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया भी है। अब इसको रीड करो, नथिंग इज एन ऑफेंस, अपराध नहीं होगा, विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून, भाग्य खराब है नेचुरली, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, कह रहे हैं ना विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, सर्कल कर लेना, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, कोई नॉलेज ऐसी नहीं है कि वो जानबूझ करके उसको उड़ाना चाहता है, मारना चाहता है। In the doing a lawful act in a lawful manner and by lawful means and with proper care and caution, देखो कोई कहीं कोई स्कोप नहीं छोड़ा गया है, हर चीज लिख दी गई है। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, लॉफुल एक्ट में किया गया है, लॉफुल मैनर में किया गया है, लॉफुल मीन्स से किया गया है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी रखा गया है। फिर भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो वो वहां पर अपराध की श्रेणी में, वो अपराध नहीं होगा, वहां पर उसको बर्डन, वहां पर वो प्रोटेक्शन उसको मिल जाएगी। कह रहे हैं ना प्रॉपर केयर एंड कॉशन, अगर कोई ड्राइव कर रहा है और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है उसकी, मान लो वो गाड़ी को चला रहा है 150 की रफ्तार से और कोई उसके सामने आ गया और उसकी डेथ हो गई, वो ब्रेक नहीं लगा पाया, तो ये प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं है। प्रॉपर केयर एंड कॉशन तब है जब वो ड्राइव कर रहा है, वो जो 60-80 जो अलाउड है उसी 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 स्पीड से कर रहा है, तो फिर तो ठीक है, वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन है उसका। लेकिन उसने अगर वो 100-150 की स्पीड से कर रहा है तो प्रॉपर केयर एंड कॉशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो कहेगा लॉ एक्ट तो हमारा ठीक है जी, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर भी है, लॉफुल मीन्स भी है, गाड़ी चला सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं है, तुम्हारा ड्राइविंग रैश एंड नेग्लिजेंट है, राइट। तो यहां पर ये जो प्रोटेक्शन है ये सेक्शन 80 में मिलती है। याद रखना सेक्शन 80 भी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको याद रह जाएंगे, जो इसकी इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको याद रहेंगी, तो नेचुरली आप उसको कर सकते हैं। इसमें एक जजमेंट में बता देता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट की, सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2003 की जजमेंट है। सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2003 की जजमेंट है। ये कहती है सेक्शन 80 exempts the doer of an innocent or lawful act in an innocent and lawful manner from any unforeseen circumstances। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस नहीं पता था ऐसा हो सकता है, कोई इनोसेंट एक्ट है, लॉफुल एक्ट है, जानबूझकर नहीं किया गया है। इफ आइदर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मिसिंग देन बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 विल नॉट बी गिवन, क्योंकि ऐसी ये प्रोटेक्शन मांगी जा सकती है, कई केसेस में मांगी जा सकती है। कुछ भी हम कर रहे हैं, हमने तो उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने तो एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। मैरिज फंक्शन में भी गोली चलाने वाले ने वो नहीं किया है, उसने वो गोली चला रहा है तो वहां पर वो किसी की डेथ हो सकती है उस गोली को लगने से, तो ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं आप, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ये देखना होगा कि एक्ट आपका इनोसेंट है, आपने वो एक्ट लॉफुल एक्ट की कैटेगरी में आता है, वो अनलॉफुल एक्ट नहीं है, राइट। तो वहां पर वो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यही कह रहा है अगर कोई भी एलिमेंट्स मिसिंग है तो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 विल नॉट बी गिवन, सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और केस है आर वर्सेस स्विंडॉल, आर वर्सेस स्विंडॉल। इस केस में क्या हुआ था, दो ड्राइवर्स थे, ठीक है, दोनों ने रेस लगानी शुरू कर दी, दोनों ने शराब पी और रेस लगाई। ये आर वर्सेस स्विंडल के केस में, स्विंडल एंड ऑसबोर्न ये पूरा है इसमें। और उसके बाद क्या हुआ, एक बूढ़े आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और प्रोटेक्शन, अब यहाँ पर उसको चाहिए था कि बेनिफिट उसको सेक्शन 80 का मिले। क्या मिलेगा उसको बेनिफिट सेक्शन 80 का, बताओ? नो No, सर, sir. बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एक्ट ऑफ ड्राइविंग कार इज नॉट इन अ लॉफुल मैनर। लॉफुल एक्ट तो है, ठीक है, कार ड्राइव करना आपको इजाजत है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिली है, लेकिन जो मैनर है आपका वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि आप अनलॉफुल मैनर में ड्राइव कर रहे हैं, आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, और शराब पीकर जो आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था आपका सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 80 तक। अब जो सेक्शन 81 है इसमें, अब देखो सेक्शन 79 तक मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका, अब 80 याद रख लेना किसी एग्जाम्पल से, 80 याद रख लेना एक्सीडेंट से।
अब आ जाओ सेक्शन 81 के ऊपर। 81 कहती है act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm। इसमें एक केस था स्टीफन वर्सेस डेडली का। स्टीफन वर्सेस डेडली था या आर वर्सेस डेडली, जो भी बोलो, बड़ा फेमस केस है। इसमें ये केस कई बार आता भी है एग्जाम में भी। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन्स, ये है पार्टी नेम। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन्स, याद रखना इस केस को। जैसे आर वर्सेस टॉल्सन याद रखना, उस तरह इसको याद रखना, आर वर्सेस डडली को। ये सेक्शन 81 से रिलेटेड है। ये क्या कहती है, इस केस में क्या हुआ था कि एक समुद्र में, सी में, डीप सी में 3 लोग फंस जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब उनको लगता है कि वो भूख से मर जाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं वो कि एक उनके साथ एक 18 साल का लड़का है, तो वो क्या करते हैं, उसको ही मार के खा लेते हैं। जो वो 18 साल का लड़का है उसको ही मारकर खा लेते हैं। और जब उसको मारकर वो खा लेते हैं तो उसके बाद वो प्रोटेक्शन मांगते हैं। जब उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जाता है तो वो बेनिफिट वो मांगते हैं इसका, जो ये सेक्शन 81 का। क्या मिलेगा, क्या लगता है? नो सर, नहीं मिला था इसमें। नो सर। नहीं मिला था ना। आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो बड़े, यही कहता है सेक्शन 81 कहता क्या है। मैं अब टाइम आज मेरे पास थोड़ा शॉर्ट है, 2-3 मिनट ही बच रहे हैं, इसलिए मैं कल इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये मेनली पब्लिक नेसेसिटी की बात करती है कि कोई ऐसे बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म कर दिया आपने। एक एक स्कूल से बस से भरी हुई बच्चे को, एक बच्चों से भरी हुई स्कूल बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए एक ऑटो में टक्कर मार दी ताकि वो खाई में गिरने से बच जाए और स्कूल में बस में बैठे हुए 60 बच्चे मर जाएं, 60 बच्चे बच जाएं, सॉरी बच जाएं। भले ही वो ऑटो में जो 2 लोग बैठे हैं उनको इंजरी हो जाए, हर्ट हो जाए या डेथ हो जाए। तो वो वहां पर एक पब्लिक नेसेसिटी, वहां पर ऐसी कोई आवश्यकता आ गई कि बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा कोई नुकसान हो गया, अगर आप इसको वैसे समझें तो। इस ये कहता है सेक्शन 81, तो वहां पर वो प्रोटेक्शन उसको मिल जाएगी, वो बेनिफिट मिल जाएगा, वो डिफेंस वो ले सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए है, ये तो खुद को जिंदा रखने के लिए किसी को मारा जा रहा है। तो आर वर्सेस डेडली के केस में ये कहा गया था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी, क्योंकि ये नेसेसिटी के प्रिंसिपल के ऊपर है, आवश्यकता के सिद्धांत के ऊपर है ये सेक्शन 81। तो ये खुद को सुरक्षित रखना नेसेसिटी नहीं है, पब्लिक नेसेसिटी हो सकती है कि वो बचाने के लिए, पूरी जहाज को, पूरे शिप को बचाने के लिए एक छोटी नाव को टक्कर लग गई कि ताकि वो शिप ना टकराए उस आइसबर्ग से, तो वो वहां पर नेसेसिटी है। लेकिन खुद की रक्षा के लिए किसी को मार कर खा जाना, ये वहां पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ये केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन्स, इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी, राइट। तो ये सेक्शन 81 है। मैं आज की डिस्कशन को यहीं रोकता हूँ। टुमारो वी विल कंटिन्यू सेक्शन 81, राइट। मिलते हैं सीआरपीसी की क्लास में। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। Okay, then see you CRPC class.
Hello everyone. Good evening. Am I audible? Yes, sir. यस सर। जनरल एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे थे। कल की लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जनरल एक्सेप्शन। तो सेक्शन 81 डिस्कस कर रहे थे, जो नेसेसिटी के ऊपर जो डिफेंस है, जहाँ एक्सेप्शन है, जहाँ प्रोटेक्शन मिलती है, जहाँ उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है सेक्शन 81 में। तो कल मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था, आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन्स। तो आर वर्सेस डेडली के केस में हमने देखा था, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कह रहा था आर वर्सेस डेडली के केस में, डडली एक्चुअली नॉट डेडली, डडली एंड स्टीफन्स, उस केस में हमने देखा था कि एक वो हाई सीज में फंस जाते हैं 3-4 लोग, वो इधर उधर रोम कर रहे होते हैं और उनके पास बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है, और उसकी वजह से उनके साथ एक 18 साल का एक लड़का है जिसको वो मारकर खा लेते हैं, क्योंकि अपने आप को प्रिजर्व रखने, अपने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए। तो जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है कि यहाँ पर जो बेनिफिट है, जो डिफेंस है, जो सेक्शन 81 में ले रहे हैं कि नेसेसिटी थी, आवश्यकता थी, एंड एक प्रिंसिपल है, एक लीगल प्रिंसिपल है, नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी नोज नो लॉ। आवश्यकता अगर ऐसी है तो वो कोई कानून नहीं जानता है। तो उसने यही डिफेंस लिया कि चूंकि हम भूखे थे, वी वर स्टार्विंग, और हम अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हम मर जाते, तो इसलिए हमने उसको मारकर खा लिया और उससे हम 3 दिन तक जिंदा रहे। उसके बाद 3 दिन के बाद हमें रेस्क्यू किया गया, जैसे भी उनको कोई शिप मिल गया जिसकी वजह से वहां से वो उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन कोर्ट ने इस डिफेंस को नहीं माना। कोर्ट ने इस डिफेंस को इसलिए नहीं माना क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी रक्षा करने की, अपने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए आपने किसी को मार दिया, और तो उसकी होमिसाइड की परमिशन नहीं मिलती है, होमिसाइड की परमिशन नहीं मिलती है, हत्या की इजाजत नहीं दी जाती है। सेक्शन 81 जो जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी है, ये वहां पर आपको बेनिफिट उसका नहीं मिल सकता, ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और उनको मर्डर के लिए चार्ज किया गया और मर्डर के लिए उनको कन्विक्शन हुई। तो ये था आर वर्सेस, यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले सेक्शन 81 रीड करते हैं, फिर सेक्शन 81 से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होगी उसको देखेंगे। सेक्शन 81 कहता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म। आपने अब कॉन्सेंट्रेट करना है 2 जगहों के ऊपर। वो पहली जगह है विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। फर्स्टली आपने यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, और दूसरी बात जो कहती है एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, दूसरे हार्म को रोकने के लिए। हार्म कहने का मतलब यहाँ पर इंजरी भी हो सकती है, हार्म कहने का मतलब यहाँ पर डैमेज भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं यहाँ पर हार्म कहने का मतलब। तो क्रिमिनल इंटेंट नहीं है आपका। सबसे पहली बात यह है कि जो एक्ट है वो, उसमें क्रिमिनल इंटेंट नहीं है आपका, और आप किसी दूसरे बड़े हार्म्स को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। ये एक्ट क्रिमिनल है, क्रिमिनल इन नेचर है, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल नहीं है। सबसे पहली बात ये है। और जब आप इस एक्ट को कर रहे हैं तो आप किसी बड़े नुकसान को, बड़े डैमेज को, बड़ी इंजरी को बचाना चाहते हैं इन छोटी इंजरी से। अब यहाँ पर समझना बड़ा एक माइन्यूट डिफरेंस है। कल हमने सेक्शन 80 डिस्कस किया था, तो 80 में एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून की बात की गई थी। जब सेक्शन 80 और सेक्शन 81 को आप रीड करते हैं
तो सेक्शन 80 में कहता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सेक्शन 80 में कहता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। क्रिमिनल इंटेंशन भी कह रहा है, मतलब एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन भी और एब्सेंस ऑफ नॉलेज भी, दोनों ही बातें की जा रही हैं। लेकिन जब सेक्शन 81 आप रीड करते हैं तो 81 में नॉलेज की कोई बात नहीं की जा रही है। ध्यान से समझना अंतर। 81 में क्रिमिनल इंटेंशन की बात की जा रही है, और वो क्रिमिनल, इसमें आप इसको जब रीड करेंगे तो ये कहता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, नॉलेज की बात नहीं की गई है। अब जैसे देखो वहां पर उसको नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज की भी एब्सेंस है। अब मान लो एक बस्ती में आग लग जाती है, एक घर में आग लगती है, एक घर से दूसरे घर में स्प्रेड होता है, दूसरे घर से तीसरे घर में स्प्रेड होता है, वो सारे घर एक साथ लगे हुए हैं। उसमें एक आदमी क्या करता है, एक बीच वाला घर गिरा देता है ताकि वो अगले घर में स्प्रेड ना हो पाए। तो वो किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए वो वहां पर वो काम कर रहा है वो, लेकिन उसको इस बात की नॉलेज है, यहां पर नॉलेज है उसको, क्रिमिनल इंटेंशन का एब्सेंस है और नॉलेज का भी नॉलेज यहां पर लेकिन है उसको। सेक्शन 80 में जब एक्सीडेंट की बात की जा रही थी तो वहां क्रिमिनल इंटेंशन का भी एब्सेंस था और नॉलेज का भी एब्सेंस था, दोनों ही था, है ना, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। लेकिन सेक्शन 81 में लिखा हुआ है ओनली विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब नॉलेज की बात नहीं की जा रही है, मतलब यहाँ पर नॉलेज है उसको इस बात का पता है कि मेरे इस एक्ट से ये नुकसान होगा, लेकिन चूंकि वो किसी बड़े नुकसान से बचाना चाहता है इसलिए वो छोटा नुकसान कर रहा है, वो गुड फेथ में वो छोटा नुकसान कर रहा है। तो ये पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 81 में, वो आपने समझना है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंसरिया तो है लेकिन एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, नॉलेज है यहाँ पर उसको इस बात की पूरी जानकारी है कि वो जो करने जा रहा है उससे नुकसान हो सकता है, उससे हो सकता है वो 60 लोगों को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति के मृत्यु को कॉज कर रहा हो, राइट। ये पहला पॉइंट है जो आपने समझना है। अब इसको रीड करो सेक्शन 81 को। ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ये अपराध नहीं होगा, कब, merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it is done without any criminal intention, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं ना it is reason of its being done with the knowledge, यहाँ knowledge है, लेकिन सेक्शन 80 में दोनों ही बातें हैं, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, दोनों ही बातें हैं। ये अंतर समझ लेना आपने, सेक्शन 80 और 81 दोनों समझ आ जाएगा ध्यान से, बिल्कुल। That is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith, good faith सारे exceptions में है, ये काम good faith में होना चाहिए, ये बिल्कुल इसमें कोई भी evil intent नहीं होना चाहिए कि वो कोई बदला लेने के लिए, कोई रिवेंज के लिए या कुछ और उसका सहारा ले रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। For the purpose of preventing or avoiding other harm to the person or property, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, necessity knows no law। अब इसमें जैसे डडली और स्टीफन्स का केस था तो वहां पर होमिसाइड की परमिशन नहीं दी गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि अगर मान लीजिए एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर किसी चाइल्ड की डिलीवरी होने वाली है और ऐसी सिचुएशन आती है कि डॉक्टर को लगता है कि वो माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है, वो या तो माँ को बचा सकता है या बच्चे को बचा सकता है, दोनों को नहीं बचा सकता है, तो वो क्या करता है कि वो माँ को बचा लेता है, बच्चे को मरने देता है, बच्चे को नहीं बचा पाता है, वो जो भी ऑपरेशंस वो इस तरह से करता है। तो क्या यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 81 का या नहीं? यस सर, मिलेगा। यस सर, मिलेगा। अब यहाँ पर आप उससे ना जोड़ें जो डडली और स्टीफन्स का जो रूल था, क्योंकि यहाँ पर आप उससे ना जोड़ें जिसमें कहा गया था कि सेल्फ, वहां पर वो होमिसाइड नहीं कर सकता, वही कहा गया था ना डडली और स्टीफन्स में कि होमिसाइड की परमिशन नहीं है। अब आप इसको यहाँ पर होमिसाइड ना समझें, यहाँ पर ये काम हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हाँ डॉक्टर को गुड फेथ में ये बिलीव होना चाहिए कि चूंकि
यहाँ पर उन दोनों में से जो भी उसका मेडिकल एक्सपर्टीज है उसके आधार पर उसको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है, और इसलिए उसने मदर को सेव किया, राइट। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन। मान लो आपने किसी को, आप जा रहे हो किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जा रहे हो, आपने देखा कि एक तेंदुआ अचानक से निकलता है और बिल्कुल आपके सामने जो जा रहा है उसके ऊपर वो अटैक करता है। आपको लगता है कि अगला नंबर आपका है, आपके पास पिस्टल है, आपने निकालकर उस तेंदुए के ऊपर चला दिया, आपने उस पिस्टल को निकालकर उस तेंदुए के ऊपर चला दिया। लेकिन चूंकि तेंदुआ और वो पर्सन जो आपके सामने जा रहा है वो इतना क्लोज है कि गोली तेंदुए को ना लगकर उस व्यक्ति को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। क्या आपको सेक्शन 81 का प्रोटेक्शन मिलेगा? सर मिलेगा। यस सर, मिलेगा सर। यस सर। बताइए, रीजन बताएंगे कोई साथ में? सर क्योंकि हमारा गुड फेथ ये था कि हमने तेंदुए को गोली मारी है, उस पर्सन को नहीं मारी थी। क्रिमिनल सर इंटेंट। सर क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया था और उसका इंटेंशन क्रिमिनल नहीं था। बिल्कुल सही। अदर हार्म से प्रिवेंट कर रहा था। सेल्फ डिफेंस में था, आत्मरक्षा में था, और उसका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था कि वो सामने वाले व्यक्ति को गोली मारना चाहता है। वो गोली उस तेंदुए को मारना चाहता था। ये अलग बात थी कि वो क्लोज था इतना जिसकी वजह से वो गोली उसको लग गई और वो तेंदुए को ना लगी और जिसकी वजह से उसकी ही मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उसको सेक्शन 81 का प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि और उसका इंटेंशन ये भी था वहां पर कि वो उसको अगर तेंदुए को गोली मार देता है तो वो उसकी भी जान बचा सकता है। तो टू प्रिवेंट अदर हार्म, वो तेंदुए को मारना चाहता था टू प्रिवेंट अदर हार्म, कि मैं और मेरे सामने जो बंदा है ये हम दोनों ही बच जाएं और वो तेंदुआ मर जाए। तो वो यहाँ पर उसको यही कह रहा है ना सेक्शन 81 जो आप रीड करते हैं, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो वो हार्म को बचाने के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक नेसेसिटी भी कहते हैं इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से भी इसको जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मैं कल से डिस्कस कर रहा हूँ इसको, कि ये नेसेसिटी के सिद्धांत पर, आवश्यकता के सिद्धांत पर है। अगर हिंदी में कुछ और कहते होंगे तो आप देख लेना, वैसे नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता ही होता है। अगर बैरक में कोई और वर्ड लिखते होंगे तो आप वो याद कर लेना। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक नेसेसिटी, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सेक्शन में है तो आप ये लिखना कि ये सेक्शन 81 में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शन। तो यहाँ पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके दो इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जैक्टली एज इट इज यही इलस्ट्रेशंस आ जाते हैं एग्जाम में। पहला इलस्ट्रेशन है जो कहता है कि द कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल suddenly and without any fault or negligence on his part finds himself in such a position that before he can stop his vessel he must inevitably run down a boat with 20 or 30 passengers। एक ये कैप्टन है स्टीम वेसल में, समुद्री जहाज में, उसका कोई फॉल्ट या नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन अचानक से वो ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जब उसको लगता है कि वहां पर अगर उसने अगर उसने उसको रोकने की कोशिश नहीं रोका तो वो एक बोट को रन डाउन द a boat with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel। और यहाँ पर एक और डर है कि अगर by changing his course he must incur of running boat on a boat sea with only 2 passengers on board। मतलब इसको आप ऐसे समझें कि एक शिप एक वेसल है, स्टीम वो शिप है जो कि जिसके सामने एक तरफ वो 20-30 लोगों का है, एक तरफ 2-3 लोग हैं, दो बोट है। अब ये कह रहा है कि A alter his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger into the passengers in boat B। क्योंकि बोट B में 20 से 30 लोग सवार थे, बोट C में 2 से 3 लोग सवार थे, तो उसने सोचा कि अगर वो दोनों में से एक को तो उसको करना ही पड़ेगा, टक्कर लगेगी ही लगेगी। जब तक वो रोक पाएगा उसको, अपने शिप को,
तो वहां पर वो क्या करता है कि वो दूसरे वेसल को जिसमें 2 से 3 लोग हैं उनको वो हिट करता है। तो यहाँ पर ये माना जाता है ही इज नॉट गिल्टी ऑन ऑफेंस बाय डूइंग एन एक्ट व्हिच ही न्यू वाज लाइकली टू कॉज डेथ इफ बी फाउंड मैटर ऑफ फैक्ट ब्ला ब्ला ब्ला। इसको रीड कर सकते हैं आप, क्योंकि नेचुरली सिंपल सी बात है कि वहां पर उसको लगा कि 2 से 3 लोगों की मृत्यु होगी और यहाँ पर 20 से 30 लोग होंगे, तो वहां पर प्रिवेंट अदर हार्म, बड़े हार्म को बचाने रोकने के लिए एक छोटा हार्म उसने कॉज किया। दूसरा है ए इन ग्रेट फायर, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आता है जो भी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि वो आग को फैलने से रोकने के लिए वो किसी एक झोपड़ी को अगर गिरा देता है ताकि वो आग रुक जाए, वहां पर वो आगे ना फैले। He does his intention in the good faith of saving human life or property। तो वहां पर मान लो कि वो उस घर को गिरा देता है जानबूझ करके ताकि वो आगे फैल ना पाए, तो उसमें माना जाएगा कि he is found the harm which was prevented was such a nature and so eminent as to excuse act, A is not guilty of any offense। तो यहाँ पर भी ये माना जाएगा कि ये गिल्टी नहीं है ऑफेंस का, राइट। कोई इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी को? एक क्वेश्चन और इसमें आता है, एक जजमेंट है उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है प्रॉब्लम बना करके। इसमें क्या था, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। एक टॉडी पॉट है, ठीक है। टॉडी पॉट कहने का मतलब है, वो देखा होगा आपने कि जहां पर वो होते हैं ना, जो कुछ पेड़ होते हैं जिनसे वो नशा तैयार करते हैं या फिर कुछ अलग तरह का वो लीकर टाइप ही होता है, उसको तैयार करते हैं। तो वो टॉडी पॉट में उसको देखता था कि वो चोरी हो जाती थी, तो उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने पॉइजन रख दिया कि उस चोर को पता लगाया जा सके। उसके लिए उसने क्या किया, उस टॉडी पॉट में पॉइजन रख दिया। वो टॉडी पॉट कहने का मतलब वो घड़ा होता है, मटका जिसको आप कहते हैं, उस मटके में जिसमें वो निकालते हैं। कई बार वो देखा होगा आपने, वो पेड़ होते हैं कुछ जिनसे उनके रस से वो निकालते हैं या फिर कोई खास तरह का लिकर बनाते हैं। तो उसको रोकने के लिए, उस थिफ को, उस चोर को डिटेक्ट करने के लिए, उस चोर की पहचान का पता लगाने के लिए उसने क्या किया, उसमें पॉइजन मिला दिया। और जब उसने पॉइजन मिला दिया तो वो फिर सर्व हो गया कुछ आर्म्ड पर्सन्स को, कुछ आर्मी मैन को। तो वहां पर उसको क्या इसके लिए प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह से कुछ सोल्जर्स को वो सर्व हुआ और उसके बाद उनको इंजरी कॉज हुई, तो यहाँ पर क्या उसको प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 81 का? नहीं मिलेगी No, सर, नहीं sir. मिलेगी। उसकी इंटेंशन रॉन्ग है। नहीं नो सर, मिलेगी। क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस में उतना ही मतलब यूज कर सकते हैं जितना कि उसको रोकने के लिए आवश्यक है, तो चोरी को रोकने के लिए किसी की डेथ नहीं की जा सकती। या यहाँ पर उसमें जो इंटेंट है उसका, वो उसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। एक और केस, एक और क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, वो है कि जैसे एक आदमी है, उसका मान लो कि कहीं किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर उसका घर है जिसकी वजह से कि उसका जो बाथरूम है वो बाहर की तरफ है और उसको पब्लिकली लोग यूज करते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करता है, एक लाइव वायर, इलेक्ट्रिक लाइव वायर उसके पास लगा देता है और उसकी वजह से उसको टच करके किसी की डेथ हो जाती है। तो क्या यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 81 में? No, sir. नहीं सर, नहीं नो मिलेगी। सर। इसमें नहीं, सर इंटेंशन है सर। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। प्रोटेक्शन मिलेगी इसमें, नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, बिकॉज इंटेंशन रॉन्ग है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है अब कि इसमें सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। आपने देखना है कि वो प्रिवेंट बिगर हार्म, बड़े नुकसान से बचाने के लिए अगर है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए होमिसाइड कर सकते हैं, खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, ये डॉक्टर वाला इलस्ट्रेशन अगर आ जाता है कि डॉक्टर ने अगर वो मदर या बच्चे में से, माँ या बच्चे में से किसी एक को सेव करना है और इसके लिए उसने अगर चूज किया कि वो मदर को बचा लेता है और बच्चे को मरने देता है, तो वहां पर उसको, अगर वो गुड फेथ में उसने एक्सरसाइज की है, तो वहां पर उसको वो प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, he would be justified under this section। now come to next section, next is section 82। कोई क्वेश्चन है किसी के, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सेक्शन 82 बिल्कुल रट लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से सेक्शन 76, 79,
81, 82, इनमें 82 से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे आसान सेक्शन है 82। वैसे भी याद रहना चाहिए। 82 कहती है कि अगर कोई बच्चा है जो 7 साल से कम उम्र का है तो उसके द्वारा किया गया ऑफेंस कोई ऑफेंस नहीं होता है, उसके द्वारा कोई भी अपराध अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि वो वहां पर उसकी उसकी मेच्योरिटी इतनी नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए कि दिस इज गुड एंड दिस इज इविल, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये इविल है, ये गुड है, वो ये सही है, ये गलत है। ये 7 साल से कम के बच्चे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए 7 साल से कम के बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध नहीं होता है। ये इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्री में स्पेशली। एक पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो कि ये बात कौन से सेक्शन में कही गई है, under which section it is mentioned that there is no offense if it is done by the child aged below 7 years, राइट। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में एक कंफ्यूजन होती है। अभी हाल ही में एक एचजेएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, उसमें 7, इसमें जब आप देखेंगे 2 सेक्शन है इससे, एक 82 है, एक 83 है। 82 कहती है कि 7 साल से कम के बच्चे का कोई ऑफेंस नहीं है, और 7 साल से 12 साल तक के बच्चे का अगर वो उसकी मेच्योरिटी है, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ऑफेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात सेक्शन 83 कहती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही सेक्शंस को आप जब रीड करेंगे तो सेक्शन 82 की आप हेडिंग देखो, वो कहती है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, और 83 कहती है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12। तो एक सेक्शन अंडर 7 की बात कर रही है, एक सेक्शन अबव 7 की बात कर रही है। तो उस बच्चे का क्या जो 7 इयर्स का है, उस बच्चे को फिर किस कैटेगरी में रखेंगे जो 7 इयर्स का है? सर 82 में। 83 सर। 83 में कहें, 83 में 7 साल से ऊपर वालों का है। 83 रीड करो, क्लियरली तो लिखा हुआ है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, और इसमें लिखते हैं एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स। तो एक अंडर है एक अबव है, तो 7 साल वाले को कहां मानोगे? सर 82 में ही माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना आपने जो ऑप्शंस हैं उसको पहली बात तो माइन्यूटली देखना है, और ऐसे क्वेश्चंस को भी आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन। हाँ, अगर मान लीजिए वैसे जो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो जजमेंट्स हैं, उसके आधार पर जो 7 साल का बच्चा है वो 82 में कवर्ड होता है, वो 83 में कवर्ड नहीं होता है, बिल्कुल कवर्ड नहीं होता है 83 में, वो 82 में ही कवर्ड होता है जो जो 7 इयर्स का है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और इसके साथ 2 क्वेश्चन और आते हैं। एक क्वेश्चन आता है डोली इनकैपेक्स और डोली कैपेक्स, ये लैटिन वर्ड्स हैं। तो डोली इनकैपेक्स का मतलब क्या है और डोली कैपेक्स का मतलब क्या है, बताओ। से 82 से रिलेटेड है, 83 से डोली 82 से, कैपेक्स वाला। 82 से 7 साल पूछ रहे हो ना, जो 7 साल का है, जो अंदर या मतलब अंडर एज या अबव एज नहीं है। लेकिन एक यहाँ पर और आपको मैं बता दूं, एक हाई कोर्ट ने इसको आंसर किया था, इसमें ऑप्शन था वैसे, इसमें नाइदर सेक्शन 82 नॉर सेक्शन 83, तो उसने उसको ही सही माना था, उस ऑप्शन को। एक वैसे जो जजमेंट्स के थ्रू या जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर ये है, जो सेटल्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि 7 इयर्स वालों को इसमें ही मानते हैं, जो 7 साल तक का है पूरा। 7 से ऊपर वाला 83 में चला कवर्ड होता है, बट 7 साल तक का वो 82 में ही कवर्ड होता है। इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शंस को भी थोड़े ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस में। सर अगर 82 और 83 और नाइदर रहेगा तो नाइदर ऑप्शन लगेगा। हाँ, लगना चाहिए वैसे, 82 लगना तो चाहिए, 82 कवर्ड होना चाहिए, बट अभी एक हाई कोर्ट ने इसको आंसर किया था नाइदर 82 नॉर 83। लेकिन जो जजमेंट्स हैं उसके बेसिस पर इसका आंसर होना चाहिए 82। जो 7 साल के बच्चे हैं ना, वो 82 इयर्स में कवर्ड होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 82 है। अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं कहूंगा आप 82 आंसर करें। हाँ, अगर स्पेसिफिकली अगर उसमें ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं
फिर तो नेचुरली कंफ्यूजन होगी, लेकिन होना चाहिए 82 ही इसका आंसर। जो 7 साल का है वो 82 में कवर्ड होना चाहिए। लेजिस्लेचर का ये मिस्टेक है, ये क्रिटिक, इसके ये जो इस जगह इसको छोड़ा है इन्होंने, इसमें होना चाहिए ये अप टू एज ऑफ 7 years। राइट, हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन था मेरा कुछ, हाँ डोली इन कैपेक्स, यस। तो डोली इन कैपेक्स और डोली कैपेक्स, ये भी दो क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, कि डोली इन कैपेक्स कौन से सेक्शन में है और डोली कैपेक्स कौन से सेक्शन में है, बताओ। डोली इन कैपेक्स और डोली कैपेक्स, ये दोनों वर्ड लिख लेना जरूर। सर डॉली इन कैपेक्स 82 में आता है और डॉली इन कैपेक्स 83 में आता है, क्योंकि इन कैपेक्स मींस कि जो अपराध करने में सक्षम नहीं है और कैपेक्स में जो अपराध करने में सक्षम है। बिल्कुल ठीक है। तो ये डोली इन कैपेक्स अंडर चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, तो ये भी लिख लेना। ये तो 3 क्वेश्चन इसमें मैंने बताया आपको आ सकते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन कि कोई भी अपराध जो 7 साल से कम के बच्चे ने किया है, दिस इज नॉट एन ऑफेंस, पहली बात आपने याद रखनी है। किसी भी सूरत में कोई भी अपराध हो, कितना भी गंभीर अपराध हो, आपको प्रॉब्लम में ये बनाकर दे दे कि मर्डर कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मर्डर कर दिया है तो 7 साल से कम का भी बच्चा है तो भी पनिशमेंट नहीं। 7 साल से कम का बच्चा है, कोई भी अपराध किया है, उसको सजा नहीं होगी। ठीक है। डोली इन कैपेक्स सेक्शन 82 है। अगर मान लो ये पूछ दे कि डोली इन कैपेक्स ये कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 82 में है। ये 7 साल से कम के बच्चे में के लिए अप्लाई होता है। ये लीगल मैक्सिम, लैटिन वर्ड्स हैं ये। तो वहां पर आपने, और डोली कैपेक्स कहने का मतलब है जो 7 साल से ऊपर का है, जो कि जिसकी मैच्योरिटी है, जो अंडरस्टैंड कर सकता है चीजों को, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि क्या उसकी मैच्योरिटी इतनी थी कि वो उस एक्ट को, उस क्रिमिनल एक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता था, तो उसको सजा होगी। अगर वो लगता है कि वो नहीं करता था, वो उसकी मैच्योरिटी इतनी नहीं थी, तो वहां पर उसको सजा नहीं होगी। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी हर एग्जाम में, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, बिल्कुल रट लेना इसको। 83 में, 83 को समझो ऐसे, 83 कह रहा है ना, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12। एज भी याद रखना, कई बार एज पूछ देते हैं कि कितने एज से कितने एज तक, तो कई बार 7 और 14 दे देंगे ऑप्शन में, 7 और कुछ और 18 दे देंगे, तो कंफ्यूजन ना हो, तो 7 और 12 ये याद रखना कि 7 ईयर से और 12 ईयर। और एक जो दूसरी बात मैंने बताई कि अगर 7 साल के अंदर, अंडर 7 ईयर्स और अबव 7 ईयर्स, इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 7 साल का ही बच्चा है, तो भी वो 82 में ही कवर्ड होगा, वो 83 में कवर्ड नहीं होगा। ये मत समझना कि अंडर 7 ईयर्स है तो वो 82 में है और अबव हो गया तो वो 83 में है, लेकिन वो सिर्फ जो पूरे के पूरे 7 साल का है वो 82 में है। तो इतनी बात याद रखना 82 से। 83 कहती है, 83 रीड करो, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding। इसमें जो sufficient maturity of understanding है, इसको अंडरलाइन कर लो, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये डोली कैपेक्स जो मैंने बताया ना कि वो बच्चा समझ सकता है इस बात को, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा कि कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। एक बच्चा है, उसने एक गोल्ड ज्वेलरी अपने पड़ोस के घर से चुरा ली और उसको लाकर अपनी मां को दे दिया। और दूसरा बच्चा है जिसने पड़ोस के घर से चुरा ली और उसको किसी और को 100, 200, 500, 1000 रुपए में बेच दिया। अब इन दोनों एक्ट में ये बताओ कि कौन सा बच्चा को, किस बच्चे को 83 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और किस बच्चे को नहीं मिलेगा। सर जिस बच्चे ने अपनी मम्मी को दिया है उसको मिल जाएगा, और जिसने सेल कर दिया है उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि उसने क्या किया है, वो मैच्योर है। बिल्कुल, यही पता करना है, यही आपने, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इस एग्जाम्पल से ही आपको पता लग रहा होगा कि एक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसने उठा लिया, उसने चोरी कर ली, थेफ्ट कमिट कर दिया उसने, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं है, ना ही उसकी वैल्यू का उसको पता है। उसने इनोसेंस में वो लाकर फिर अपनी माँ को दे दिया।
लेकिन अगर कोई बच्चा उसी चीज को ले जाकर किसी दुकान में दे देता है, उसकी उसकी वजह से वो कुछ पैसे ले लेता है, इसका मतलब उसको ये पता है कि इसकी ये वैल्यू यहाँ पर उसको मिल सकती है, उसकी सफिशियंट मेच्योरिटी है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये चुरा करके ये चीजें बेची जा सकती हैं और उसको बेच करके ये अर्न किया जा सकता है, ये पैसे लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही देखना है, ये कहता है टू जज द नेचर एंड कंसिक्वेंस। अगली बात जो कहती है नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, उसको अपने एक्ट का, अपने कंडक्ट का, उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है उसको। अगर उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है और उसने वो एक्ट किया है तो फिर वहां पर उसको बेनिफिट मिल जाएगा, ये माना जाएगा कि सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने की। तो यहाँ पर ये सेक्शन 83 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 83 से रिलेटेड मैं आपको एक केस बता देता हूं। अच्छा चलो एक और एक प्रॉब्लम बताता हूं, एक एग्जाम में आया है। एक बच्चा है 11 साल का, ठीक है, वो किसी को धमकी देता है, वो एक नाइफ उठाता है और वो कहता है कि मैं इससे तुमको मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और उसके बाद उस नाइफ से वो उसको मारता भी है। तो क्या ये बच्चा प्रोटेक्शन ले पाएगा सेक्शन 83 का? सर नहीं No, ले sir. सकता, क्योंकि उस बच्चे में इतनी मेच्योरिटी है कि उसको ये पता है कि नाइफ से वो किसी को हार्म कर सकता है। Yes, anyone else? बिल्कुल सही है, उसको पता है व्हाट ही इंटेंडेड टू डू, उसको पता है वो क्या करने जा रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको एक्ट के बारे में उसको पता है कि वो इससे मार करके उसको उसको वो कह ही नहीं रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने बच्चे ने कहीं से सुना है, कई बार होते हैं ना बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, कोई कह रहा है कि हाँ जी किसी को उसने कहते हुए सुना कि इससे मार के तुझे काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा, और उसने इस चीज को सुना है और उसने बोला है। सिर्फ ऐसा नहीं है, वो उस एक्ट को कर भी रहा है। इसका मतलब है कि उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, इस बात का उसको पता है। ये एक केस था, ये सुप्रीम कोर्ट, सॉरी ये जजमेंट है उल्ला महापात्रा की। इसका इसका पूरा पार्टी नेम नहीं है, इसी में ये वाला ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये इसी इसी केस से है। और इसमें इसको 5 इयर्स के लिए भेजा गया था रिफॉर्मेटरी उसमें स्कूल में, जहां पर उसकी रिफॉर्मेशन होते हैं ना जुवेनाइल वाले कोर्ट्स में, आपने देखा होगा वो चाइल्ड क्या कहते हैं उसको, सुधार गृह रिफॉर्म्स वाला जो सेंटर होता है, वहां भेजते हैं उसको, ठीक है। राइट, ये एग्जांपल सफिशिएंट है, और कोई ऐसा और तो कोई क्वेश्चन इसके ऊपर है नहीं जो मैं देख लेता हूँ, वैसे चेक कर लेता हूँ कोई और भी क्वेश्चन आया हो इसके ऊपर। तो बट ये 82 और 83 ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इस चीज को याद रखना, 82 और 83 दोनों ही सेक्शंस याद रखना। सर एक क्वेश्चन है 83 से रिलेटेड। हाँ जी बताइए। सर किसी बच्चे का इंटेंशन तो हो रॉन्ग, बट उसने जो ऑफेंस किया है वो मिस्टेकली हो जाए, तो क्या उस बच्चे को 83 से मिल जाएगा? मतलब 83 का कवर्ड होगा वो 86 में? मिस्टेकली हो जाए फिर तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कवर्ड हो जाएगा ना, फिर यहाँ की बात नहीं है, फिर तो 76 या 79 की बात होगी फिर वो। मुझे लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में फिर कवर्ड होगा, अगर मान लो कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ अपने आप को समझता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है सेक्शन 79 में। कोई एग्जांपल दो फिर समझ आएगी ना, क्योंकि आप ये कह रहे हो जैसे सर इसमें जैसे अभी आपने बताया कि एक बच्चे ने चाकू निकाला, धमकी दी किसी को कि मैं तुमको मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, नहीं वो इंटेंशन बोल रहा था था सिर्फ। मारने का। नहीं,
इन्फ्लुएंस हो गया वो किसी से और वो बोल रहा है कि मैं मार दूंगा